हे दोस्तों, सो बीइंग इकोनॉमिकल आज लाया है लॉ ऑफ सप्लाई। इसके साथ हम लोग जानेंगे इसके असम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट द लॉ सेज, लॉ डायरेक्टली ये बोलती है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। जी हाँ, प्राइस को छोड़ के अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट देन क्वांटिटी सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। जी हाँ, जब प्राइस को छोड़ के अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ उस सिचुएशन में क्वांटिटी सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। मतलब यहाँ प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी, और प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी घटेगी। सिर्फ लॉ इतना ही बोलता है। इस इक्वेशन का मतलब अगर हम लोग समझेंगे तो सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब यहाँ प्राइस जो है वो वेरिएबल फैक्टर है, एज इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे पी। जी, पी के चेंज होने से सप्लाई पे चेंज होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट अदर देन प्राइस, देन क्वांटिटी सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। प्राइस राइजेस देन सप्लाई इंक्रीजेस, एंड प्राइस फॉल्स देन सप्लाई डिक्रीजेस। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल क्या है और सप्लाई कर्व क्या है ये जानेंगे। पहले देखेंगे यहाँ सप्लाई शेड्यूल। ये एक मार्केट सिचुएशन दिया गया है। मान लीजिए जो प्राइस है 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, एप्पल की मान लीजिए प्राइस है। ठीक है, तो ये देखिए अब बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है। जैसे कि 50 है तो ये क्वांटिटी सप्लाई 100 है, 60 है तो 200 हो गया, 70 है तो 300 हो गया। अब आप समझ रहे होंगे सप्लाई क्यों बढ़ रहा है, प्राइस के बढ़ने से क्यों सप्लाई बढ़ रहा है। देखिए, प्रोड्यूसर चाहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, उसको जहाँ ज़्यादा प्राइस मिले, जहाँ प्रॉफिट मार्जिन्स ज़्यादा है, सेलर्स भी वही चाहेगा जहाँ प्रॉफिट मार्जिन्स ज़्यादा है, वो वहाँ गुड्स ज़्यादा सेल करेगा। तो जैसे कि प्राइस बढ़ते जा रही है तो प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रही है, अब जहाँ प्रॉफिट मार्जिन्स बन रही है तो सप्लाई भी बढ़ जा रही है। ठीक है, सप्लाई कर्व। अब देखिए सप्लाई कर्व ठीक ग्राफिक शेड्यूल का रिप्रेजेंटेशन है। देख, जब प्राइस 50 थी तो ये 100 था, और ये 60 हो गया तो 200 हो गया। ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक डिमांड कर्व का उल्टा। सो इसके एजम्पशंस क्या है। अब देखिए, बहुत कोई एजम्पशंस के मतलब समझ नहीं होता, या फिर वो लोग डाउट में रहते कि एजम्पशंस होता क्या है। देखिए, एजम्पशंस कुछ नहीं होता है। जब ये लॉ बनता है तो कुछ सिचुएशन रहता है जिनको फिगर आउट करना पड़ता है कि ये सिचुएशन रहेगा तभी ये लॉ काम करेगा, और ये सिचुएशन नहीं रहेगा तब ये लॉ काम करेगा। तो जो ये सिचुएशन रहेगा या फिर ये सिचुएशन जो बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये सिचुएशन को एजम्पशंस बोला जा रहा है। और जो सिचुएशन में लॉ काम नहीं करेगा वो उसको एक्सेप्शंस बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई का एजम्पशंस क्या है। नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज ना हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका प्राइसिंग में कोई चेंज ना हो। नो चेंज इन सीज़न, जैसे कि हम लोग का डिमांड सीजनल रहता है तो सीज़न में भी कोई चेंज ना आए, और तभी ये लॉ काम करेगा। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी यूज्ड। अगर एक फर्म मान लीजिए लेबर इंटेंसिव है तो उसे अगर कैपिटल इंसेंटिव कर दिया तो ये लॉ काम नहीं करेगा। अदर देन प्राइस अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो ये लॉ काम नहीं करेगा। नो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। अगर एक इकोनॉमी में सेट ऑफ फर्म्स है जो कि कभी कंप्लीट है, पर ये अगर बढ़ते जाता है तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगी, तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। नो चेंज इन प्राइस एक्सपेक्टेशन। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का प्राइस एक्सपेक्टेशंस है वो उस पर चेंज नहीं आए, तभी ये लॉ काम करेगा। ठीक है, एक्सेप्शंस। इसका एक्सेप्शंस क्या क्या है, मतलब किस किस सिचुएशन में ये लॉ काम नहीं करेगा। ऑक्शन सेल, आपने ऑक्शन देखा होगा कि जैसे प्राइस तो बढ़ते रहती है पर सप्लाई नहीं बढ़ पाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्शन सेल में जो भी सेल हो रहा है वो फिक्स्ड है, उससे बढ़ाया जा नहीं सकता है। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स मतलब जो गुड्स कुछ ही दिन टिकते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। ठीक है, तो इसे स्टॉक में नहीं रख सकते हैं, जितना आया है उससे सेल करना ही पड़ेगा, तो इससे भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी नहीं पड़ता है। स्टॉक क्लियरेंस सेल है तो हम लोग जितना भी स्टॉक है कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, जब आप बिजनेस न्यू स्टार्ट होता है तो उसे प्रॉफिट मेकिंग छोड़ के सेल्स मैक्सिमाइजेशन में ध्यान देना पड़ता है। उसे सेल्स बढ़ाना है, और वो सेल्स अगर हाई प्राइस में बढ़ाएगा तो सेल्स नहीं बढ़ेगा, तो उससे कम प्राइस में ही सेल्स बढ़ाना पड़ता है, तो ये लॉ काम नहीं करता है। ठीक है, सो फैक्ट ऑफ द डे, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है
कि मैं हर वीडियो के एंड में एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक फैक्ट आपके लिए लाऊंगा। सो ये फैक्ट क्या डील कर रही है देखते हैं। जैसे कि जून का क्वार्टर हाफ में जो ये डेटा पब्लिश हुआ है, जिसके हिसाब से जो यूएस का जीडीपी है वो सिर्फ 6.5% जो है फॉल हुआ है एज़ कम्पेयर टू इंडिया वेयर 24% फॉल हुआ है। पर देखिए परसेंटेज वाइज आपको लग रही है कि इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा गिरा है जो 24% है, पर अगर फिगरेटिवली देखा जाए तो लॉस किसको ज़्यादा हुआ है। देखिए $20 ट्रिलियन का जो इकनॉमी है वो यूएस का है, विच ड्रॉप्स 6.5%, विच मीन्स $1300 बिलियन ड्रॉप हुआ है, मतलब ये लॉस हुआ है किसका, यूएस का। और वेरस इंडिया जीडीपी कितना है, $3.2 ट्रिलियन, जो कि ड्रॉप हुआ है 24%। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये $668 बिलियन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जो है वो डबल का फ़र्क आ रहा है लॉस में। यूएस को ऑलमोस्ट डबल लॉस हुआ है तो $1300 बिलियन का एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा लॉस तो यूएस को ही हुआ है, लेकिन एज़ कम्पेयर अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तब आप बोल सकते हैं इंडिया को हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपको सब समझ आ रहा हो, वीडियो सही अच्छा लग रहा हो। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसका मतलब आप रेट कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच।